गुड आफ्टरनून। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा। इन इन लोगों की तरफ तो देख ही नहीं पाऊंगा मैं। क्या हो गया जी? लाइव है? चैट नहीं दिख रहा। एक बच्चा लिखा है, सर पहले लिखवा दें फिर समझाएं। मैं पहले समझा देता हूं बच्चा, फिर लिखवाता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम। बच्चे लिखते हैं कि सर एक भी बार जय भीम आज नहीं बोले। जय भीम। क्लास शुरू करें। दो 2013 से लेकर 2023 तक जनजातियों से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है। और याद रखिएगा, ट्राइबल कम्युनिटी आपको दो तीन जगह पूरी कहानी दिमाग में रखनी होगी। एक, सोशल जस्टिस में हम पढ़ रहे हैं इनके वेलफेयर के लिए सरकार ने क्या किया। इंडियन सोसाइटी में हमारा एक टॉपिक है भारत में विविधता, डाइवर्सिटी। और विविधता जब हम पढ़ते हैं तो प्रजातीय विविधता, जातीय विविधता, जनजातीय विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता। तो यहां पर जनजातीय विविधता जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक स्पेस मिलता है कि भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी मतलब एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है, रूरल सोसाइटी। एक आबादी शहरों में रहती है, अर्बन सोसाइटी। और लगभग 8-9% आबादी जंगलों पहाड़ों में रहती है, तो जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी। तीनों जब हम पढ़ते हैं तभी जाकर इंडियन सोसाइटी की हमारी समझ क्लियर होती है। तो पेपर 1 वाला हम यहाँ पर हम ट्राइबल उठाते हैं तो पूरा का पूरा ट्राइबल कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारे दिमाग में ट्राइबल सोसाइटी इंडिया का क्लियर है। और हम रक्षोपाय वाला प्रयास भी यहाँ कर रहे हैं, संवैधानिक वैधानिक रक्षोपाय। अब इनके रक्षोपाय के प्रयासों की जब हम एनालिसिस करते हैं, जैसे 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की हम लोगों ने एनालिसिस की और हम लोगों ने देखा कि इससे जनजातियां असंतुष्ट हैं, क्योंकि 5th शेड्यूल प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी एक सेक्शन है जहां ट्राइबल कम्युनिटी की सिचुएशन से यदि हम अवगत हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद है, जो उग्रवाद का सबसे बड़ा रूप है, उसको भी हम समझ सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में जो नक्सलवाद के रूप में उग्रवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, वहां पर भी सवाल ढेर सारे पूछे गए हैं, तो वहां पर भी हम आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉलेज जो है वो वहां पर भी यूज होगा। मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था कि आर्टिकल 244 जो है वो जनजातियों के रक्षोपाय से जुड़ा हुआ है और इसमें 5th शेड्यूल का सही क्रियान्वयन नहीं होने का वामपंथी विचारधारा के उग्रपंथ पर क्या प्रभाव पड़ा है।
तो फिफ्थ शेड्यूल कंप्लीटली ट्राइबल वेलफेयर से है और उसका सही ढंग से लागू नहीं होने का मतलब है कि ट्राइबल में एक अनरेस्ट आया, असंतोष आया कि आज़ादी के बाद भी हमारे साथ वेलफेयर नहीं हुआ और वो नक्सली बन गए। या फिर एक क्वेश्चन है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद का नक्सलवाड़ी मॉडल और मलकानगिरी मॉडल, तो नक्सलवाड़ी मॉडल एग्रेरियन अनरेस्ट का परिणाम है, कृषक असंतोष का परिणाम है, बटाईदार कृषि मजदूर, और जो मलकानगिरी मॉडल है वो ट्राइबल अनरेस्ट का परिणाम है, जनजाति असंतोष का परिणाम है। और जनजातियां असंतुष्ट क्यों हुई? क्योंकि आजादी के बाद भी उनका रक्षोपाय का प्रयास प्रॉपर लागू नहीं हुआ और ये फिफ्थ शेड्यूल वाला एरिया था। तो दिमाग को खुला रखिएगा, तो ये हम लोग तीनों जगह इसको यूज करेंगे और हम लोगों का इससे संबंधित प्रश्न फोर्थ पेपर में भी है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं एक दिन फोर्थ पेपर का एनालिसिस टाइम मिलेगा तो कर दूंगा, उसमें उन पहलुओं की एनालिसिस करूंगा जो हमारे सेक्शन से जुड़े हुए हैं। जाति से फोर्थ पेपर में प्रश्न पूछा गया है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से फोर्थ पेपर में प्रश्न पूछा गया है, जनजातियों के विस्थापन से फोर्थ पेपर में प्रश्न पूछा गया है, उसके एथिकल डायमेंशन क्लियर है। तो हम लोग धीरे धीरे चले, मजबूती से चले, पैर जमाते हुए चले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो 4 प्रश्न हम लोगों से पूछे गए हैं अभी के डेट में, हम लोग इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में है। एक प्रश्न 2016 का है, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है? उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अनुसूचित जनजातियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको राष्ट्रपति 342 के तहत एक कमजोर वर्ग के रूप में, जनजाति के रूप में शेड्यूल्ड करता है, ठीक है ना। इसी वाले पहलू से हमको दिखा देना है। इसी प्रश्न में सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है क्या कारण है भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रतिस्थापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। भारत के संविधान में उनके बेहतरी और रक्षोपाय के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनकी चर्चा कीजिए। कर सकते हो, संविधान में जो रक्षोपाय किया गया है हम आराम से कर सकते हैं। डन। हमारा 2017 में एक क्वेश्चन है, 16-17 लगातार पूछा है। 2017 में एक क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 मुख्य विधिक पहलें क्या है? 150 शब्द में ही देना है। What are the 2 major legal initiatives by the state since independence addressing discrimination against scheduled tribes? 2 कानूनी प्रावधान, अभी कानूनी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, संवैधानिक पढ़ लिया और वैधानिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम आराम से मजबूती से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 2017 के बाद 2019 में एक क्वेश्चन है, 19 में है कि भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं, 3 क्वेश्चन ही है बच्चा। 19 वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का सेम सिलेबस है, ठीक है। तो मैं वो भी दे देता हूं ताकि दिमाग में रहे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आ जाते हैं। भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए। जनजातियों के रक्षोपाय के मार्ग की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, और ये भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ध्यान में है ना, चुनौतियां, बाधाएं या अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का कारण, वहीं से ही हम लोग निकालते हैं, तो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। 2022 में एक क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए? कहीं ना कहीं उनकी परिभाषा से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि किस संदर्भ में हम उनको एक कैटेगरी के रूप में कैटेगराइज करें। पिछड़े हुए हैं, उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट पहचान है, यही है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। मुझे लगता है पूरा पढ़ने के बाद जब हम प्रश्न को देखेंगे तो इतनी स्थिति में हम रहेंगे कि इन प्रश्नों को कर पाए। बच्चा मैं थोड़ा गलती करता हूं या सही करता हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी टीचर के लिए सबसे खतरा है कि वो यूपीएससी के प्रश्न को आपके सामने रखकर पढ़ाए, क्योंकि सामने रखकर पढ़ाने का मतलब है कि टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और टाइम भी थोड़ा लगता है। और टीचर का सबसे बचाव का बेहतर तरीका है कि हम क्वेश्चन प्रीवियस की चर्चा ही ना करें, एक आध बीच में कर दे तो सिलेबस तो पूरा हो जाएगा,
लेकिन वो आपको पीड़ा देगा एग्जाम के समय में। और छात्र के लिए भी तैयारी का सबसे आसान तरीका है कि पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, और तैयारी का सबसे गंभीर तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सामने रखकर पढ़ें। तो जिस तरह से पढ़ाने में टीचर का तनाव बढ़ जाता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उस तरह से पढ़ने में छात्र का तनाव भी बढ़ जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे तो तनाव बढ़ा था, कुछ बच्चों ने कहा था, और जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आप उसी को ध्यान में रख करके पढ़ाई करो। हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और वैधानिक प्रयास हम लोगों को करना था। मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट टॉपिक कौन किए थे? 5th, और यही किया गया था ना। और इसके बाद हमारे टॉपिक में कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में पढ़ना था। आज मैं नहाया नहीं हूं तो थोड़ा सा सुस्ती बना हुआ। अब मेरा नहीं नहाना न तो आपके बहुत हंसने का कारण होता है और ना ही बहुत बात करने का कारण होता है। मौका मिला नहीं कि शुरू हो गए। पहले मास्टर साहब पढ़ाते थे, हम लोग जो पढ़ाते थे उनको मास्टर साहब कहते थे। दीवाल और उनकी कुर्सी के बीच में 6-7-8 इंच का गैप होता था। यहाँ उनकी कुर्सी लगी होती थी, यहाँ दीवाल होता था। और होमवर्क नहीं करने पर, बदमाशी करने पर एक हाथ से लड़के का हाथ पकड़ते थे, दूसरे हाथ में छड़ी होती थी, और फिर जो मारना शुरू करते थे लड़का आगे बढ़ता जाता था और दीवाल और कुर्सी के बीच में घुस जाता था। तो वो पढ़ाने का तरीका भी अलग था, बच्चे भी डरते थे। एक मॉनिटर होता था जिसका काम होता था छड़ी तोड़ के लाना गांव के स्कूलों में, और वो ऐसा खतरनाक छड़ी तोड़ के लाता था। और क्लास में 2-4 ऐसे छात्र होते थे जो खानदानी रूप से पिटने वाले होते थे, मतलब वो अक्सर 2-4 दिन पे मार आते ही थे। तो वो मॉनिटर को दुश्मन की तरह देखते थे क्योंकि छड़ी वही लाता था। स्कूल एजुकेशन में भी डिटोरिएशन हुआ है, कॉलेज एजुकेशन में भी डिटोरिएशन हुआ है। अदरवाइज बच्चों को कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ हुआ होता तो बच्चों की तरफ से भी हुआ है। हमने यहां पर 2 टॉपिक एक साथ क्लब किया है, वन एवं जनजातियां, और दूसरा है वन अधिकार अधिनियम 2006। जनजातियों की परिभाषा ही इस पर आधारित है कि वो मानव समाज का वह भाग है जो जंगलों और पहाड़ों में रहता है, जिसकी पूरी इकोनॉमी वन आधारित होती है, वन से ही वो अपनी कमाई करता है, जिनकी पूरी संस्कृति वन आधारित होती है। शादी ब्याह में भी वो पत्ता उता ही लटकाते, वन से ही सब कुछ जुड़ाव होता है। वन ही उनकी आत्मा है, वन ही उनका आधार है, वन ही उनकी आजीविका है, वन ही उनकी संस्कृति है, वन ही उनका जीवन है। और जब भारत में अंग्रेज आए, व्यापारी बन के आए, व्यापार से कमाए, फिर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर उनकी नजर पड़ी कि यहां भी कुछ कमा लिया जाए, और लैंड टेन्योर सिस्टम को लागू किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, वहां भी उन्होंने शोषण किया। और फिर उनकी निगाह वन पर पड़ी, उनकी निगाह वन पर पड़ी। और पहली बार अंग्रेजों ने 1865 में वन अधिनियम पारित किया। इस कानून को 1800, एक बार गपशप हो जाए, दिमाग में एक खाका बन जाए, फिर लिखेंगे। इस कानून में 1878 में थोड़ा संशोधन किया गया, और 1894 में पहली बार अंग्रेजों ने अपनी वन नीति बनाई। 1894 वो वर्ष था जब अंग्रेजों ने भूमि पर अपने अधिकार को स्थापित कर लिया था, सामान्य भूमि पर। और अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था कि राज्य चाहे तो किसी की जमीन को जब्त कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है, और फिर वो उसके अगेंस्ट में अपील में नहीं जा सकती। अपील का उसके पास अधिकार नहीं होगा।
इसको हम कहते हैं 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून, नाम सुना होगा आपने। और 2013 तक यही कानून लागू रहा और इसी कानून के तहत सरकार किसी की भी जमीन को एक्वायर कर लेती थी। तो 1894 में अंग्रेजों ने हमारी जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया ताकि कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सके। और 1894 में अंग्रेजी सरकार ने पहली बार वन नीति बनाई और उस वन नीति में वन भूमि पर भी अपने स्वामित्व को स्थापित करने पर बल दिया, वन से कमाई करने पर बल दिया गया, वन से रेवेन्यू कलेक्ट करने पर बल दिया गया। और इसी नीति के तहत फिर 1927 में वन अधिनियम 1865 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और इस कानून के द्वारा जो सबसे बड़ा कानून माना जाता है 1927 का, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने वन पर अपना पूरा स्वामित्व स्थापित कर दिया। अब वो वन लीज पर देने लगे। उस समय भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, इंडस्ट्री आ चुकी थी, लोगों को अब लकड़ी की जरूरत होती थी, उद्योग धंधे वाले को लकड़ी की जरूरत होती थी। आज का स्पोर्ट्स का बहुत सारा चीज लकड़ी से बनता है, बहुत सारी चीजों में लकड़ी की जरूरत थी। गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार वन को लीज पर देती थी, ठेकेदार आते थे, वन को काट के ले जाते थे और वही वन जो जनजातियों के आय का मुख्य स्रोत था उससे उनको वंचित कर दिया जाता था, क्योंकि वन में से लकड़ी भी जो कॉन्ट्रैक्टर ने जंगल को काट के रखा उसमें से उनको एक लकड़ी भी छूने नहीं देता था, मारकर भगा देता था। परिणाम ये अपने ही भूमि से वंचित होती चली गई। देश आजाद हुआ, हर कमजोर तबके को अधिकार देने का हमारी सरकार ने वादा किया था। हमने अपने संविधान में ढेर सारे प्रावधानों में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया और 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनाई गई इन 1952। लेकिन हमारी सरकार वन से जो रेवेन्यू आ रहा था उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए आजादी के बाद पहली 1952 की वन नीति में सरकार ने जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार देने की कोई चर्चा नहीं की। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का अपना हित भी होता होगा, एक अनुमान कि अगर सरकार किसी को भूमि या वन देती है प्राइवेट सेक्टर को तो 100 रुपया के चीज का दाम लगाया जाता है 50 रुपया, 50 रुपया में प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, 20 रुपया सरकारी अधिकारी कमीशन खा लेते हैं, उनकी एक कमाई होती है। प्राइवेट सेक्टर को फायदा है कि 100 की चीज उनको 70 में मिल गई, सरकारी अधिकारियों को फायदा है कि उनको 20, 25, 30 रुपया कमीशन मिल गया और उसका कीमत 40-50 रुपया लगाया गया। तो नुकसान किसको हुआ? सरकार को हुआ। ये भूमि अधिग्रहण में भी होता रहा है, वन वाले में भी होता रहा है। शायद एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण जनजातियों को वन पे अधिकार देने की बात नहीं की गई। 1958 जनजातियों के संदर्भ में पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी ने दिया और पंचशील के सिद्धांत में नेहरू जी ने 5वां सिद्धांत रखा कि वन भूमि पर जनजातियों के अधिकार को प्रदान किया जाएगा, उनको स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन सरकार बाकी सारा काम कर रही थी लेकिन उनको स्वामित्व के अधिकार देने में धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि सरकार के जो भी मंत्री या जो भी रहे होंगे लोग वो अपने लाभ को छोड़ना नहीं चाहते थे। इधर यही 70 का दशक था जब भूगोल वालों ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की बात आई और तब धीरे धीरे 70-75 तक समझ में आने लगा कि वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। 80 के दशक में पूरी दुनिया में और भारत में भी वन संरक्षण की बात की जाने लगी। 70 के लास्ट तक ही, 70 में ही ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। तो 1980 में एक कानून बनाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और इस कानून के माध्यम से वनों की कटाई को रोक दिया गया, नए नए वन और पेड़ लगाने पर बल दिया गया। 80 में जमकर वृक्षारोपण किया गया सरकार की तरफ से और वनों को संरक्षण करने पर बल दिया गया। जब सरकारी अधिकारी जान गए कि अब वन नहीं कटेगा, हमको फायदा नहीं मिलेगा, तो 1988 में स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति बनाई गई और नेहरू जी के बात को स्वीकार किया गया। वन और जनजातियों के बीच तहजीबी संबंधों को स्वीकार किया गया और वन पर जनजातियों को अधिकार देने की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हुआ कि नहीं, जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार दिया जाए, स्वामित्व का अधिकार दिया जाए।
इस समय तक भूमि अधिग्रहण सरकार कर रही थी, लेकिन ज्यादा नहीं कर रही थी। 1991 के बाद आर्थिक सुधार हुआ, निजीकरण पर बल दिया गया, ढेर सारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडिया में आया, उनको जमीन की जरूरत थी, तो भूमि अधिग्रहण का काम तेज हो गया। 90 के दशक के अंत तक भूमि अधिग्रहण चरम पे हो गया, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवाद भी आने लगे। इधर 1988 में वन भूमि पर जनजातियों के अधिकार की बात को वन नीति में स्वीकार कर ली गई थी, इसलिए फाइनली 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया और वन भूमि पर जनजातियों को अधिकार प्रदान कर दिया। क्योंकि 2006 तक कहानी जटिल हो चुकी थी। जटिल इस सेंस में हो गई थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जब निजीकरण पर बल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर आई, प्राइवेट सेक्टर को जमीन अधिग्रहण करके सरकार दनादन देने लगी, तो वो 1894 के कानून के तहत दे रही थी। 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत इनको जमीनें दी जा रही थी और सबको मुआवजा मिल रहा था, लेकिन इन बेचारों को मुआवजा बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि वन पर इनके स्वामित्व का अधिकार नहीं था। और जहां भी वन को एक्वायर किया गया, हालांकि पहले भी किया गया, नदी घाटी परियोजनाओं में भी इनकी जमीनें एक्वायर की गई, वहां पर भी इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद तो ये चीजें तेज हो गई, और तेज हो गई तो विरोध शुरू हुआ। संचार क्रांति भी हो चुकी थी, टीवी चैनल, बहुत सारी चीजें आ गई, तो लगने लगा कि नहीं, अब इनको अधिकार दिया जाना चाहिए, और 2006 में इनको वन भूमि पर अधिकार प्रदान कर दिया। अब वन भूमि पर इनको अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। बट भूमि अधिग्रहण का कानून अलग था, और वो आता था अपने कानून के तहत जनजातियों की भूमि को कब्जा लेता था, और वन अधिकार अधिनियम कहता था कि इनको स्वामित्व का अधिकार है। अब मुआवजा कौन देगा? क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जमीन को एक्वायर किया जा रहा था, और पुनर्वास का डिपार्टमेंट अलग था। सरकारी अधिकारी आते थे, विकास योजना के नाम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जमीन को एक्वायर कर लेते थे। अब उस जमीन पर जिसका जमीन है, वो रियल मालिक है, उसको भी मुआवजा का डिपार्टमेंट अलग था। 1907 में एक अलग कानून बनाया गया, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2007, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2007, ताकि जिनकी जमीनें 1894 के तहत ली जा रही है, उनको सही ढंग से पुनर्वासित किया जा सके, उनको सही ढंग से मुआवजा दिया जा सके। दो कानून हो गए, दोनों अलग अलग कानून। एक कानून के तहत जमीन को एक्वायर कर रही थी सरकार, वो चाहे गैर जनजातियों की जमीन हो चाहे जनजातियों की जमीन हो, और एक कानून के तहत उनको पुनर्वासित किया जा रहा था। और वन अधिकार अधिनियम बना के कह दिया था कि वन भूमि पर आपको स्वामित्व का अधिकार है, लेकिन किसको? एक लंबी प्रक्रिया थी, कागज दीजिए, सिद्ध कीजिए कि आप ही उस वन के में रहने वाले हैं, पिछले 75 वर्षों से आप उस वन भूमि पर रहते आए हैं। ये ऑफिस की प्रक्रिया इतनी तगड़ी थी, और दनादन जमीन एक्वायर किया जा रहा था, कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब लगा कि इन सबको एकजुट करने की जरूरत है। 2013 में एक नया कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम। 1894 के कानून में जो गड़बड़ियां थी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में, उन गड़बड़ियों को दूर किया गया। 2007 में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम को उसके साथ क्लब कर दिया गया कि भाई एक ही प्रोसेस है दोनों को, इनकी हम जमीनें छीने तो इनको पुनर्वासित करें, पहले पुनर्वासित करें तब छीने, कहां जाएंगे बेचारे। और इसी के साथ 2006 के कानून को भी क्लब कर दिया गया कि जनजातियों की जमीनें छीने तो ध्यान रहे कि वो उनका अधिकार है, इसलिए उनका भी मुआवजा उसी हिसाब से हो जिस हिसाब से जमीन के मालिक को दिया जाता है, उससे ज्यादा ही हो। और तीनों कानून को क्लब करके 2013 में एक नया कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ, और उसमें उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की गई। बट अभी भी आगे हम लोग देखेंगे कि ये कानून कहां तक क्या हो रहा है। बट एक और नई चीज आई बच्चा कि 2023 में सरकार ने फिर से वन अधिनियम में संशोधन कर दिया, अगस्त 2023, माने एक साल पहले, और फिर अधिनियम में संशोधन करके कुछ अच्छा नहीं किया। हमेशा याद रखो, पूंजीवाद के विकास के साथ नुकसान किसको होता है? मजबूत को या कमजोर को? विषमता बढ़ती है, सीमांतीकरण बढ़ता है, क्योंकि पूंजीवाद में विकास की दर तीव्र होती है लेकिन डिस्पैरिटी बढ़ती, सामाजिक न्याय का आदर्श कमजोर होता, और सरकार की चिंता थी विकास को गति दी जाए।
और विकास को गति देने में कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी। 2013 के भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम को विकास के मार्ग में बाधक माना जा रहा था। यहां तक कि 2006 के वन अधिनियम को भी विकास के मार्ग में बाधक सरकार मान रही थी, अंदर अंदर, बाहर बाहर नहीं, अंदर अंदर। इसलिए इन्होंने इसमें बहुत कुछ गड़बड़ किया। क्या किया, अभी प्रावधान जैसे जैसे पढ़ेंगे, एक आउटलाइन मेरे ख्याल से दिमाग में आपके बन गया होगा। क्योंकि हमेशा याद रखो बच्चा, ये लड़ाई शुरू से है कि विकास की सामाजिक न्याय। पूंजीवादी मॉडल विकास पर केंद्रित रहा, समाजवादी मॉडल सामाजिक न्याय पर केंद्रित रहा। पूंजीवादी मॉडल को जिन देशों ने अपनाया वो विकसित देशों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। समाजवादी मॉडल को जिन देशों ने अपनाया वहां दिक्कतें हुई। और मिश्रित मॉडल जिन्होंने अपनाया वो शुरू में समाजवाद की तरफ झुके रहे, जैसे इंडिया। और हमारे यहां भी विकास की दर बहुत अच्छी नहीं रही। तो हमने भी और दुनिया के देशों ने भी विकास को गति देने के लिए अपने मॉडल को पूंजीवाद की तरफ मोड़ किया। कारण इस मॉडल का मानना है, और हमारी वर्तमान सरकार इसी मॉडल पे काम करती है, कि पहले विकास को तेज किया जाए। क्योंकि समाजवादी मॉडल कहीं ना कहीं विकास के मार्ग में इस सेंस में बाधक बनता है कि वो कहता है कि नहीं, एक रत्ती भर भी डिस्पैरिटी नहीं चाहिए, साइकिल तो सबके पास साइकिल हो। ये गलत है कि एक के पास साइकिल है और एक के पास मोटरसाइकिल है। साइकिल ही कुबूल है, लेकिन सबके पास साइकिल ही हो। एक के पास साइकिल हो और एक के पास मोटरसाइकिल हो, ये उचित नहीं है। पूंजीवादी मॉडल कहता है कि पहले ग्रोथ करो यार। ये चलेगा कि एक के पास BMW है और एक के पास होंडा सिटी है, चलेगा, चलने दो, पर साइकिल का जीवन ठीक नहीं है। विकास को तेज करो, विकास को गति प्रदान करो, ग्रोथ रेट को बढ़ाओ। थोड़ा बहुत सामाजिक अन्याय के साथ कंप्रोमाइज कर लो। दोनों वेलफेयर स्टेट है। समाजवादी मॉडल भी वेलफेयर स्टेट है, पूंजीवादी मॉडल भी वेलफेयर स्टेट है, अमेरिका भी वेलफेयर स्टेट है, पर दोनों का तरीका अलग अलग। एक विकास पर फोकस्ड है, और देखा जा रहा है कि सचमुच में जो विकसित देश है वहां सामाजिक न्याय अब ज्यादा है। जो विकसित देश है वहां सामाजिक न्याय अब ज्यादा इस सेंस में है कि वहां पर 8 घंटा से ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। कई कानून बनाए गए हैं जिसमें आदमी जेल चला जाएगा 8 घंटा से ज्यादा काम कराने पर। और चीन जैसे देशों में अभी भी 18-18, 16-16 घंटे लोग काम करते हैं। तो इतना पहले समृद्ध हो जाओ तो ये माना गया कि विकास से टपक टपक के सामाजिक न्याय अपने आप हो जाता है। इसलिए विकास पर फोकस करो, सामाजिक न्याय अपने आप हो जाएगा। वर्तमान सरकार, हेलो, आजादी के बाद हम मिश्रित मॉडल पे थे, समाजवाद की तरफ झुके थे। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भी हम मिश्रित मॉडल पे थे, लेकिन धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ झुकना शुरू हुए, क्योंकि हमें भी लगा कि पहले विकास तब सामाजिक न्याय। बट झुके थे इधर तो उंगली टेढ़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, टाइम लगा। 2014 के बाद अगर आप वर्तमान सरकार की नीतियों की समीक्षा करोगे तो ये पूंजीवाद की तरफ और तेजी से झुकी है। इन्होंने विकास पर और बल दिया है, और वो हर नीति जो सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर बनाई गई, उस नीति को विकास के लिए इन्होंने सामाजिक न्याय से कंप्रोमाइज करने पर बल दिया है, ताकि विकास की गति को तेज किया जा सके। थोड़ा बहुत सामाजिक अन्याय, विषमता, डिस्पैरिटी चले, चाहे 3 कृषक कानून का मामला हो, चाहे लैंड लीज एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हो, ये सारे के सारे कानून विकास को गति देने के लिए बनाए गए। भले थोड़ा बहुत सामाजिक न्याय के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या फिर सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर बनाया गया 44 श्रम सुरक्षा कानून, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, उसको रद्द करके 2021 तक जो 4 श्रम संहिता बनाई गई, उसको भी अगर खंगालोगे तो उसमें से यही निकल कर आएगा कि ये चारों श्रम संहिता कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के फेवर में है। सामाजिक न्याय कमजोर हुआ। बट ये फैक्ट है कि इससे ग्रोथ रेट, ये फैक्ट। इसलिए यह भी एक 4th पेपर का विषय है, क्योंकि 4th पेपर हर चीज के नैतिक आयामों
को जानने का प्रयास करता है कि एथिकली ये सही है कि विकास या सामाजिक न्याय। जब नर्मदा घाटी परियोजना शुरू की गई तो उसके पीछे उद्देश्य विकास था। इस नर्मदा घाटी परियोजना से हजारों लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हजारों लोगों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। डैम में पानी रोक दिया जाता है तो बाढ़ नहीं आएगा। हजारों लोगों को बिजली उपलब्ध होगा, हजारों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। और पहली बार इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में, यानी नर्मदा विकास परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध में जब आंदोलन हुआ तो पहली बार मेधा पाटेकर का नाम आपने सुना होगा। मेधा पाटेकर ने पहली बार इसको एक एथिकल इशू के रूप में लेकर खड़ा किया कि 50,000 लोगों को बेघर करके 5 लाख लोगों के लिए पानी, बिजली, सिंचाई नहीं चाहिए। हम लालटेन में रह लेंगे, हम कहीं से भी पानी मंगा के पी लेंगे, 50,000 की कीमत पर 5 लाख का भला नहीं चाहिए। अब ये एक अलग मुद्दा है, इसको हम लोग जब तक नैतिक सिद्धांत आप नहीं पढ़ोगे तब तक इस पर अपना स्टैंड आप नहीं ले पाओगे। लेकिन ध्यान रहो, वहां प्रश्न पूछा गया है। 4th पेपर के क्वेश्चन को उठाओ तो समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार प्रश्न को देखे रहोगे ना तो हम लोग जो पढ़ते हैं अभी ना, तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि और कहां कहां यूज हो रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस कानून के बारे में पहले चर्चा करते हैं। जो अभी तक मैंने कहा लिखना है, नहीं लिखना नहीं है, ठीक है। क्या नीचे लिखना है? पीडीएफ नोट्स। अगर चाहते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो एक भी क्वेश्चन रेंज से बाहर ना हो तो मेरे अनुसार पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समय सीमा को भी ध्यान में रखना है, आपके सिलेबस को भी समय से पूरा करना है। तो मैं सारी चीजों को लेकर चलना चाहता हूं। वन एवं जनजातियों का, एक एक शब्द में सब कुछ क्लियर है। वन एवं जनजातियों का परंपरागत संबंध कैसा था? सहजीवी संबंध। जहां जनजातियां भी वन को संरक्षित रखती थी, वो वन को नहीं काटती थी, वन को पूजती थी। कई वृक्ष उनके टोटम होते थे, कई वृक्षों की वो पूजा करती थी, और उनसे बेहतर संरक्षक वनों का और कोई नहीं होता। तो वन की रक्षा जनजातियां भी करती थी और जनजातियों की रक्षा वन से भी होती थी। पूरी आजीविका उसी पर आश्रित थी। इसलिए वन और जनजातियों का परंपरागत संबंध सहजीवी संबंध था। एक एक लाइन में बिल्कुल पूरा कंसेप्ट मैंने समेटा है। वन अधिनियम 1865, 1878 में और 1927 में इसमें संशोधन किया गया और इसके माध्यम से वन और बंजर भूमि पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। क्लियर है? 1894 की प्रथम वन नीति बनाई गई और इस वन नीति में वन को राज्य के नियंत्रण में लाने पर बल दिया गया और वन से राजस्व उगाही पर बल दिया गया, कमाई बढ़ाने पर बल दिया गया, जिसको एग्जीक्यूट 1927 में वन अधिनियम में संशोधन करके किया। क्लियर? स्वतंत्र भारत की 1952 की पहली वन नीति। इस वन नीति में अनुसूचित जनजातियों और वनों के मध्य विलगाव रहा और जनजातियां कई तरह के अधिकारों से वंचित रही। आजादी के बाद भी इनको वो अधिकार प्रदान नहीं किया गया। लेकिन 1958 में नेहरू जी ने उनको अधिकार देने का वादा, नीति, निर्देश दिया। इसलिए 1988 में 80 में इधर वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और वनों की कटाई को सीमित करना, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया। बिल्कुल क्लियर? एनवायरमेंट पढ़ चुके हो तो आराम से कोरिलेट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 1988 में स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति बनाई गई और अनुसूचित जनजातियों और वनों के बीच सहजीवी संबंधों की स्थापना पर बल दिया गया। यानी 1958 और 30 साल बाद नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत में 1958 में ये बातें कही थी। 30 साल बाद सरकार को होश आया
और सरकार ने इस नीति में इस पर बल दिया और लागू कब किया? 18 साल बाद। वन अधिकार अधिनियम 2000 ए वन पर वनवासियों को परंपरागत अधिकार प्रदान कर दिया गया। डन। फिर भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में इसको भूमि अधिग्रहण के साथ क्लब करके इसको लोगों को प्रदान करवाने का प्रयास किया गया। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के संदर्भ में जनजातियों और पीड़ितों को इस कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि वन भूमि अधिनियम कहता है वन अधिकार की वन पर जनजातियों का अधिकार है, स्वामी है, तो स्वामी है तो सरकार उनकी जमीनें अधिग्रहित कर रही है तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। 20 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 लाख जनजातियों और वन निवासियों को जंगल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम में कह तो दिया गया कि वन भूमि पर आप जनजातियों का अधिकार है और सरकार अगर कुछ भी करेगी तो मुआवजा आपको मिलेगा, लेकिन किसको अधिकार है? आपको सिद्ध करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा कि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, आप 75 वर्षों से उसी वन क्षेत्र में रहते आ रहे हैं। और जनजातियां इतनी स्मार्ट नहीं है सभी के सारा डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे रहे, वहां जाके पंडित जी कागज बनवा लेंगे हम ट्राइब से। वो जागरूक है ना जी, जितने गलत लोग हैं उनके पास कागज पक्का होता है और जो सही होते हैं वही पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो निश्चिंत रहते हैं कि हम सही। बहुत सारी जनजातियों ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाई, परिणामतः जब उनको जनजाति नहीं माना गया और वन अधिकार अधिनियम का लाभ उन्हें प्रदान नहीं किया गया, मामला कोर्ट में गया और फाइनली कोर्ट ने जो सरकार का निर्णय था कि उनको हम नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है, कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया और कोर्ट ने 12 लाख जनजातियों को इस लाभ से बाहर कर दिया। अभी भी इनके लिए कोई बहुत उपाय नहीं किया गया है। मार्च 2019 केंद्र सरकार द्वारा, अब केंद्र सरकार अपना अलग जुगाड़ में लगी है कि इस कानून में ऐसा है कि जनजातीय भूमि को यदि सरकार अधिग्रहित करेगी तो उन जनजातियों के ग्राम पंचायत से परमिशन ग्राम सभा से लेना होगा। जब तक ग्राम सभा परमिट नहीं करेगी तब तक सरकार जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकती है। ये सब जनजातियों के सुरक्षा के लिए किया गया, राइट। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, मोदी जी जाके दुनिया के देशों में घूम के हाथ जोड़ के ले आए हैं कि चल इंडिया में इन्वेस्ट कर, ताकि इंडिया के विकास को गति दी जा सके। इंडस्ट्रीज अपना बोरा में पैसा लेके बैठे हुए हैं, अब कह रहे हैं कि कहां इन्वेस्ट करूं मोदी जी, जमीन दीजिए जहां इंडस्ट्री लगाऊं, जमीन दीजिए जहां माइनिंग करूं। और जब मोदी जी जमीन लेने जाते हैं तो वन अधिकार अधिनियम का कानून सामने आ जाता है कि चलो भाई जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो अब इनसे परमिशन लिया जाए, ये कहेंगे नहीं देंगे। इतना लफड़ा कि इस पूरी प्रक्रिया में 5 साल लग जाएगा। बेचारा इंडस्ट्रीज वापस भाग जाएगा, पास्को भाग गया, मित्तल बेचारा परेशान है, वेदांता को उड़ीसा छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़ा, वो गुजरात में जाकर के और अफ्रीका से बक्साइट लाके इंडस्ट्री चला रहा, इसी सब कानून के चक्कर में, इसी सब कानून के कारण। जो आगे बैठा था लड़का उधर चला गया है क्या, जो बार बार ये सर खूब यहां बोलता था बच्चा। ठीक है, हमारी सरकार ने भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में भी संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया। मैंने बताया अभी था 15 में, और यही नहीं, अध्यादेश के माध्यम से कानून बना के लागू भी कर दिया, जिसके विरोध में जमकर किसान आंदोलन हुआ और वो कानून वापस लेना पड़ा। सरकार विपक्ष को मनाने में लगी है कि भूमि अधिग्रहण वाले कानून को संशोधित किया जाए। इधर सरकार जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां राज्य के द्वारा उस कानून को संशोधित करके धड़ाधड़ जमीन को अधिग्रहित कर रही है और प्राइवेट लोगों को जमीन दे रही है इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये वन अधिकार अधिनियम भी बाधा आ रही थी। इस बाधा को दूर करने के लिए, उस प्रोविजन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने वन अधिनियम 1927 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया। 2019 में भारी विरोध हुआ, फलतः 15 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा विधेयक का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। पुनः 8 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया गया बच्चा, और फाइनली अगस्त 2023 में संशोधन को लागू कर दिया गया। यानी वन अधिकार अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम में सरकार ने संशोधन कर दिया और वन संरक्षण अधिनियम में ही ऐसा प्रोविजन ला दिया
जिससे वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातियों को जो लाभ दिया गया है वो डाइल्यूट हो जाए। कानून का खेला होता है, थोड़ा सा ऐसे से ऐसे कर देने पर बहुत कुछ हो जाता है। तो मोटा मोटी ये जो प्रयास है, ये समझ में आ रहा होगा कि आज भी एक बर्निंग इशू है, ये चल रहा है, और हम लोग इसी के कंटेस्ट में जनजातियों के रक्षोपाय के लिए वन अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे। अब ये है यूपीएससी, भारत का सबसे टॉप पोस्ट के लिए लेने वाला संस्थान, और ये यूपीएससी के परीक्षा को पास करने के लिए बच्चा ये है नॉलेज लेवल 100%, तभी पास करोगे। मैं भी 100% नहीं पढ़ाऊंगा, एक सीमा है, बट कोई टीचर या छात्र 70-80% पढ़ेगा, कोई 60% पढ़ेगा या पढ़ाएगा, कोई 50% पढ़ाएगा। जैसे जैसे हम समय कम करेंगे परसेंटेज कम होता जाएगा। सिलेबस तो पूरा होगा, लेकिन ये तभी आपको रिजल्ट देगा जब इसके रिक्वायरमेंट को आप, तो सिलेबस 5 दिन में भी खत्म होगा, सिलेबस 10 दिन में भी खत्म होगा, सिलेबस 15 दिन में भी खत्म होगा, तो आप समझ सकते हो कि परसेंटेज उतना ही घटता चला जाएगा और ज्यादा दिन लगाने पर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बट यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर 70-80% पढ़ा दिया जाए तो आपकी क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि बाकी के 15-20% आप अपने से भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर 10-15-20% तक ही सीमित रखोगे कि एकदम 10 महीने में सिलेबस खत्म, आज कई कोचिंग संस्थान ऐसे पीठ ठोकती है, हमने तो 10 महीने में सिलेबस को खत्म कर दिया। कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं, क्या वहां पर तो 10 महीने में ही खत्म हो गया, एकदम ये तो बड़ा लेट हो रहा है यहां पर। बट खत्म और लेट का अंतर आपको समझना चाहिए, सच्चाई यही है बच्चा। यूपीएससी कहती है कि जनजातियों के लिए 2 विधिक उपबंध किए गए हैं रक्षोपाय के लिए, बताइए। तो हम उतना ही बताएंगे, लेकिन सब बताएंगे, सब बताएंगे ना जी। 15,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, सारे बताएंगे। बट जिसकी एनालिसिस दबंग होगी वो 1,000 बच्चों में आएगा। 15,000 मेंस लिखेंगे, 14,000 फेल होंगे, 1,000 पास होंगे, यही है ना सच्चाई। तो हमेशा याद रखो कि पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना मेंस लिखने के लिए पढ़ रहे हैं, ना सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आते हैं वन अधिकार अधिनियम पर। इसका नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। सबसे पहले तो इस अधिनियम के माध्यम से वन भूमि पर जनजातियों के अधिकार को स्वीकार किया गया, और वन भूमि पर जनजातियों को 4 प्रकार के अधिकार दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? जनजातियों का सशक्तिकरण करना, वन संरक्षण को भी महत्व प्रदान करना, क्योंकि जनजातियों को वन संरक्षण से भी जोड़ा जा सकता है, यह भी फायदा होगा इसका। एक मल्टीपल पर्पस को लेकर के कानून दिया गया, और जनजातियों को 4 अधिकार दिए गए। टाइटल राइट मतलब स्वामित्व का अधिकार, उस जमीन पर जनजातियां उसकी, वन भूमि पर जनजातियां ही उसकी मालिक होगी, स्वामी होगी। यूज राइट, वनों को यूज करने का अधिकार, वो यूज कर सकती है, वन से अपनी आजीविका उपार्जित कर सकती है, वन की लकड़ी को काट के बेच सकती है, वन में शहद का उत्पादन कर सकती है, वन में पशुपालन का काम कर सकती है, वन को यूज कर सकती है अपनी आजीविका के लिए। उपयोग करने का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, मुआवजा पाने का अधिकार। अगर उस जमीन को सरकार किसी काम से अधिग्रहित करती है तो वन विभाग की जमीन नहीं है वो, उस पर स्वामित्व का अधिकार जनजातियों का है, इसलिए सरकार जनजातियों को मुआवजा देगी क्योंकि वो उसके मालिक हैं। मुआवजा पाने का अधिकार, और यहां पर यह क्लियर किया गया कि जो स्वामित्व का अधिकार है वो हस्तांतरणीय नहीं है, अन्य हस्तांतरणीय नहीं है, वंशगत है। अगर मेरे को अधिकार मिला है तो अधिकार मेरे बाद मेरे बेटे को मिलेगा, उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा। लेकिन अन्य हस्तांतरणीय नहीं है का मतलब उसको मैं बेच नहीं सकता हूं कि ये ले 40 पेड़ मेरा खरीद ले। समझ में आ रहा? मैं बेच नहीं सकता हूं, मैं काट के जंगलों को बेच नहीं सकता हूं। यूज राइट में जंगल बना रहे और हम उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? थोड़ा सा ऐसा ना हो
कि अफसोस हो, बस एक लाइन में, वो बच्चों के लिए भी अपमानजनक होता है जब डांट के क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए और मुझे भी ये कदम ना उठाना पड़े। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006 31 दिसंबर 2007 से लागू। 1 दिसंबर 2012 में थोड़ा संशोधन किया गया, बट ये कोई मेजर संशोधन नहीं था जिसकी चर्चा की जरूरत। इसका उद्देश्य है, पहला, वन क्षेत्र के परंपरागत वासियों को वन पर जो अधिकार है, शुरू से वहीं रहते आए हैं बाप दादा परदादा से, उन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। दूसरा का उद्देश्य है वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि इनको अगर अधिकार दिया जाएगा तो इनसे संरक्षण भी वनों का होगा, क्योंकि इनसे बेहतरीन एक्सपर्ट वन का और कोई नहीं है। आप बॉटनी जूलॉजी से एमए बीए करके आईएफएस का एग्जाम देकर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देकर पास होकर पढ़ के किताबी ज्ञान लेके आए हो और ये ऑलरेडी उसी में जीते रहे हैं, इसलिए उसके बारे में उनके पास अत्यधिक ज्ञान है। वो बेहतर संरक्षक हो सकते हैं, उनको संरक्षण में जोड़ा जा सकता है और इस कानून में जोड़ा गया। तो वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना, वन क्षेत्र के निवासियों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। पहला, वन क्षेत्र के ग्रामवासियों को वन भूमि पर अधिकार को कानूनी मान्यता देना, उनकी आजीविका यूज राइट, उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने का प्रयास करना, उनके वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना और ग्राम सभाओं को सशक्त करना। यहां ग्राम सभाओं को सशक्त करने का मतलब है कि अगर सरकार वन भूमि को अधिग्रहित करेगी तो बिना ग्राम सभा के परमिशन के, अब इससे ग्राम सभा इंपावर्ड हुआ कि नहीं हुआ? ग्राम सभा का महत्व बढ़ गया। बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, सरकार ने जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया, लेकिन जब तक ग्राम सभा परमिट नहीं करेगा तब तक जमीन नहीं ले सकती है। और यही अभी सरकार की गले की हड्डी, क्योंकि इसके चक्कर में विकास का काम, ऐसा सरकार का मानना है कि विकास का काम धीमा हो जाता है। बट ये 4 उद्देश्य जब कानून बनाया गया था तो यही 4 उद्देश्य इस कानून का था। वन क्षेत्र के निवासी की इसमें परिभाषा दी गई। सबसे पहला कि वन क्षेत्र के निवासी कौन कहे जाएंगे, इसके लिए कहा गया नए कानून के अंतर्गत निम्न शर्तों को पूरा करने वाले वन क्षेत्र के निवासी कहे जाएंगे। पहला, वे अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य होने चाहिए, एसटी के अंतर्गत उनको शेड्यूल्ड किया गया हो। दूसरा, वे वन या वन भूमि में निवास करने वाले अन्य परंपरागत समुदाय के हों। तीसरा, वे अधिसूचित वन क्षेत्र में निवास कर रहे हों। ये नहीं कि आप नॉर्थ ईस्ट के वन में रहते आए हैं और मध्य प्रदेश के वन में अधिकार चाहते हैं, आप उसी वन में आप लंबे समय से रहते आए हो। कितने वर्षों से? वे 75 वर्षों से उसी क्षेत्र में रहते आए हो। ये शर्त यदि आप पूरा करते हैं तो आपको वन निवासी माना जाएगा और आप ही को अधिकार दिया जाएगा। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने पूरा नहीं किया, केवल इस आधार पर कि हम एसटी हैं, वैसे 12 लाख लोगों को फर्स्ट राउंड में, अभी और कई हैं, बाहर किया गया, जिसकी चर्चा मैंने पहले करी थी। अधिनियम में प्रदत्त अधिकार, पहला धारा 3 और धारा 4 ये अधिकारों से संबंधित है जो उनको अधिकार दिया गया है। पहला है स्वामित्व का अधिकार, ये 4 अधिकार उनको दिए गए। टाइटल राइट, दूसरा है यूज राइट, उपयोग का अधिकार, तीसरा है राहत, मुआवजा या विकास का अधिकार, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, और चौथा है वन प्रबंधन का अधिकार। और इस कानून में यह स्वीकार किया गया है कि इनका जो एक्सपीरियंस है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बहुत कारगर होगा। इसलिए सरकारी अधिकारियों को भी जो वन विभाग में पदस्थापित होते हैं, रेंजर, फॉरेस्टर, उनको निर्देश है कि वो भी इनके इस अनुभव का लाभ उठाएं और वन प्रबंधन में इनका सलाह अनिवार्यतः लें, जो नहीं लेते हैं, जो नहीं लेते हैं। ये सब क्रिटिसिज्म है जो मैं अभी बोल रहा हूं, बट ये अधिकार इनको दिया गया। ठीक है। इसके बाद धारा 4.4 और 4.5 पहले वाले अधिकारों को क्लियर करता है। 4.4 कहता है कि जो इनका अधिकार है स्वामित्व का या जो भी, वो वंशगत है लेकिन अन्य हस्तांतरणीय नहीं है। और धारा 4.5 कहता है कि इन अधिकारों से इनको वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार वंशगत होगा, परंतु यह अधिकार संक्रमणीय या अन्य हस्तांतरणीय, अन्यों को हस्तांतरण करने वाला या अंतरणीय नहीं होगा। धारा 4.4 तथा जनजातियों को उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा। ठीक है।
इसको लिखो 5 मिनट के अंदर, ठीक है? कुछ और नहीं लिखवाऊंगा, इसको पर से कम लिख लो। इसको लिख लो ऑनलाइन वाले बच्चे। ऊपर लिख रहे ऑनलाइन वाले सर, थोड़ा थोड़ा लिखवाया कीजिए। लिखो हेडिंग वन अधिकार अधिनियम, अभी तो लिखे हो तुम, लिखो हेडिंग। ये है हेडिंग, पीछे वाला की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू करो। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 लिख लिया आपने। 31 दिसंबर, ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, 31 दिसंबर 2007 से लागू। और 6 दिसंबर 2012 में संशोधन। दिसंबर 2012 में संशोधन। उद्देश्य, अगला हेडिंग है उद्देश्य, कैपिटल ए, उद्देश्य। उद्देश्य 4 उद्देश्य है। पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला है वन क्षेत्र के परंपरागत वासियों को, वन क्षेत्र के परंपरागत वासियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना। दो नंबर, वन क्षेत्र के निवासियों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा है वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना। वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना। और चौथा है ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण करना। ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण करना। अगला हेडिंग वन क्षेत्र के निवासी की परिभाषा। वन क्षेत्र के निवासी की परिभाषा। अंडरलाइन, नीचे एरो दो। नए कानून के अंतर्गत निम्न शर्तों को पूरा करने वाले वन क्षेत्र के निवासी कहे जाएंगे, कौमा, यदि डैश, 1 नंबर, वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं। 2 नंबर, वे वन या वन भूमि में निवास करने वाले
अन्य परंपरागत समुदाय के हैं। तीन नंबर, वे अधिसूचित वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और चार नंबर, वे विगत 75 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। कैपिटल सी, कैपिटल सी, अधिनियम में प्रदत्त अधिकार, अधिनियम में प्रदत्त अधिकार। लिख लिया आपने? अधिनियम में प्रदत्त अधिकार, धारा 3-4। इसमें पहला, स्वामित्व का अधिकार, टाइटल राइट। उपयोग का अधिकार, यूज राइट। तीसरा, राहत ऑब्लिक मुआवजा एवं विकास का अधिकार, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट। चौथा, वन प्रबंधन का अधिकार, वन प्रबंधन का अधिकार। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। धारा 4-4, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आपको लिखवाते चलूंगा, स्लाइड पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। धारा 4-4 एवं धारा 4-5, नीचे एरो, यह अधिकार वंशगत होगा, वंशगत, वंशानुगत, कुछ भी लिखो, वंशगत होगा, परंतु यह अधिकार संक्रमणीय ऑब्लिक अन्य हस्तांतरणीय या अंतरणीय नहीं होगा। ब्रैकेट में धारा 4-4, ब्रैकेट बंद, तथा जनजातियों को उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा। धारा 4-5, अगला धारा 5, वन अधिकार के धारकों द्वारा वन अधिकार के धारकों द्वारा डैश वन्य जीव कौमा वन एवं जैव विविधता कौमा जल स्रोत तथा अन्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की
अन्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान। धारा 6 इन वन अधिकारों को निहित करने के लिए राज्य द्वारा डैश 1 नंबर उपखंड स्तर की समिति, उपखंड स्तर की समिति 2 नंबर जिला स्तर की समिति तथा 4 नंबर 3 नंबर राज्य स्तरीय निगरानी समिति, राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रावधान। धारा 7 इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान। इस उल्लंघन पर, प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान। अमाउंट मत लिखो, ये बढ़ाया जाता रहा है, कोई जरूरत नहीं है। ये है वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान। एक हेडिंग मूल्यांकन एवं निष्कर्ष, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। पहला डॉट पॉइंट, इसका लाभ दिखाएंगे, कमी दिखाएंगे, निष्कर्ष देंगे। निश्चित रूप से यह अधिनियम वन और जनजातियों के मध्य सहजीवी संबंधों को स्वीकार करके जनजातियों के विकास के साथ साथ वनों के संरक्षण की दिशा में, वनों के संरक्षण की दिशा में भी एक प्रमुख प्रयास है। दो नंबर पॉइंट, यह अधिनियम जनजातीय संस्कृति एवं आर्थिकी ब्रैकेट में वन आधारित संस्कृति एवं आर्थिकी, वन आधारित संस्कृति एवं आर्थिकी को संरक्षित रखते हुए जनजातियों का विकास करके उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान करता है। जोड़ने का प्रावधान करता है। नीचे एरो दो। परंतु हाल के कुछ वर्षों में इस अधिनियम से जुड़े
कुछ ऐसे मुद्दे उभरे हैं जो इस कानून की सफलता पर प्रश्न खड़ा करते हैं। जैसे डैश 1 नंबर पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत, एक एक लाइन को समझते भी जाना, इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों के 60% दावों को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 60% दावों को, दावों मतलब दावा को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। यहां ब्रैकेट में लिखो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 12 लाख जनजातियों को वन क्षेत्र से, वनवासियों को, नॉट जनजातियों को, वनवासियों को वन क्षेत्र से बाहर करने का निर्देश दिया है। ब्रैकेट बंद, निर्देश दिया है, ब्रैकेट बंद। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, संबंधित मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस अधिनियम को विकास के मार्ग में एक बाधा के रूप में देखा जाता रहा है। फलतः विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए ग्राम सभा की सहमति संबंधित उपबंध, ग्राम सभा की सहमति संबंधित उपबंध एवं अन्य प्रावधानों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। सरकार ने क्या किया? इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। ब्रैकेट में लिखो जुलाई 2016 में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन पर इस अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन पर इस अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। या अगस्त 2023 में सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करके ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया है। मामला समझ में आया? मतलब सरकार भी इस कानून को विकास के मार्ग में बाधक समझती है, क्योंकि इस कानून के कारण सरकार विकास परियोजनाओं के लिए जमीन एक्वायर नहीं कर पा रही है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ग्राम सभाओं की सहमति से पारित, बच्चा अधिनियम 6 का है, बट ये सारी घटनाक्रम इस अधिनियम की एनालिसिस है जो आज हो रही है। ग्राम सभाओं की सहमति से पारित
संकल्पों को संबंधित पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए गलत तरह से भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग हेतु परिवर्तित किया जा रहा है। इस पॉइंट को लिख के मेरी तरफ देखो। भूमि अधिग्रहण कानून में यह प्रोविजन है जो 2013 में बनाया गया कि सरकार अगर किसी विशेष मद में किसी की जमीन को एक्वायर करती है तो उस जमीन को उसी मद में सरकार यूज करेगी, और यदि सरकार यूज नहीं करती है तो 5 साल बाद, यानी 5 साल तक वो जमीन सरकार उस विशेष मद में यूज नहीं करती है तो वो जमीन फिर से जमीन मालिक की हो जाएगी। भूमि वापसी का प्रावधान ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान है, लेकिन सरकार ने जिस मद में जमीन को एक्वायर किया दूसरे मद में उसको परिवर्तित करके यूज किया जा रहा है, मतलब धड़ल्ले से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। चौथा पॉइंट, आदिवासियों को विस्थापित करके औद्योगिक प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है। औद्योगिक प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है। सरकार उनकी जमीन को एक्वायर करके इंडस्ट्रिस्ट को दे रही है और इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर पर अलग कानून बनवा लिया है। थोड़ा ध्यान देते रहो। पहले 1894 के कानून के तहत मनमाना अधिकार सरकार को था कि सरकार मतलब लोकहित में काम करने वाली सरकार। सरकार जो भी करेगी मान लो कि लोकहित में कर रही है, इसलिए सरकार लोकहित में किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है। हमारे यहां लैंड राइट का जो एब्सोल्यूट मालिक है वो सरकार है, ये पता ही है आपको। आपको सारा अधिकार है, लेकिन आपकी जमीन के नीचे सोना निकल जाएगा तो आपका नहीं होगा, वो सरकार का होगा। और लोकहित में सरकार कभी भी आपकी जमीन को एक्वायर कर सकती है। 1894 एक मनमाना कानून था, अंग्रेजी सरकार का कानून था, और जब चाहे तब सरकार किसी की जमीन को एक्वायर कर लेती थी और एक्वायर करके बिल्डर को दे देती थी। बिल्डर मॉल बनाता था, बिल्डर अपार्टमेंट बनाता था, करोड़ों में बेचता था, और सरकार कहती थी कि अपने लिए थोड़ी बना रहा, इससे विकास हो रहा, ये लोकहित का काम है। यानी लोकहित क्या है ये डिफाइन, सार्वजनिक हित क्या है ये डिफाइन नहीं था। 13 में इस कानून को न्यायोचित बनाया गया, सार्वजनिक हित को डिफाइन किया गया। यहां तक कि स्कूल और हॉस्पिटल को भी सार्वजनिक हित के दायरे से बाहर कर दिया गया। अगर प्राइवेट सेक्टर को हॉस्पिटल और स्कूल खोलने के लिए सरकार जमीन एक्वायर करती है तो सार्वजनिक हित नहीं माना जाएगा। नहीं तो प्राइवेट स्कूल खोल के, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के वो बिजनेस करेगा। अगर सरकार जमीन एक्वायर करती है तो पूरा मुआवजा देगी, सरकार जमीन एक्वायर करती है तो बिना पूछे एक्वायर नहीं करेगी। सहमति का प्रावधान, भरपूर मुआवजा का प्रावधान, जिस मद में जमीन एक्वायर करेगी उसमें यूज नहीं करेगी तो भूमि वापसी का प्रावधान। कुल मिलाकर के जो नया कानून बना वो उनके हित में बना जिनकी जमीनें छीनी जा रही थी, और जनजातियों की जमीनें छीनकर तो मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था। वन अधिकार अधिनियम को क्लब कर दिया गया कि जनजातियों की जमीनें छीनी जाए तो उनको भी मुआवजा दी जाए, और उसमें क्लॉज डाल दिया गया कि जनजातियों की जमीनें जब छीनी जाए तो बिना ग्राम सभा के परमिशन के कोई भी सरकार जनजातियों की जमीन को अधिग्रहित नहीं कर सकता। इसको बैन किया गया, कहा गया कि सरकार जमीन लोकहित में अधिग्रहित करे यदि सरकार अपना यूज करने के लिए कर रही है। सरकार का अपना तो कोई यूज है नहीं, सरकार जो स्वयं यूज करेगी वो लोकहित में ही करेगी। तो यूज करने के लिए यदि कर रही है तो फिर किसी सहमति की जरूरत नहीं। अब रेलवे लाइन बिछा रही है और ये अड़ गया कि हम जमीन नहीं देंगे तो रेलवे लाइन वहीं रुकेगा नहीं ना। तो सरकार यदि अपने यूज के लिए जमीन ले रही है तो सहमति लेने की किसी से जरूरत नहीं होगी। सरकार पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर कर रही है तो 70% लोगों की सहमति जरूरी होगी। 70% लोग अगर सहमत हो जाते हैं इसका मतलब है कि कोई सरकार बड़ा शोषण नहीं कर रही है। 30% तो ऐसे ही सनकी होते हैं, वो तो अड़े रहेंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि सरकार सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट वाला होगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट लगाएगा प्राइवेट सेक्टर, सरकार जमीन को एक्वायर करेगी और लेकर किसको दे देगी? प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। तो सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए सरकार यदि निजी क्षेत्र को देने के लिए जमीन एक्वायर कर रही है तो उसके लिए 80% सहमति का होना जरूरी है। 80% लोग यदि एग्री है का मतलब है कि सरकार कोई बहुत बड़ा शोषण नहीं कर रही है, उनको मुआवजा है, तभी तो 80% लोग सहमति है। यह प्रावधान किया गया
और जनजातियों की भूमि के लिए ग्राम सभा की सहमति को कंपलसरी बना दिया गया। रिजल्ट हुआ कि जब सरकार विकास परियोजनाओं को शुरू करती थी तो जमीन लेने में कम से कम 5 साल का समय लग जा रहा था, और ये 5 साल बहुत लेट का काम है। इसलिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 2015 में अध्यादेश द्वारा संशोधित कर दिया, लागू कर दिया, और उसमें सारे प्रावधान को हटा दिया। जब चाहे तब सरकार ले सकती है, कोई सहमति का प्रावधान नहीं रहेगा, कोई भूमि वापसी का प्रावधान नहीं रहेगा, यानी फिर 1894 की तरह खड़ा कर दिया। इसी के खिलाफ किसान आंदोलन खड़ा हुआ, फिर से सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, फिर से 2013 वाला कानून ज्यों का त्यों लागू हो गया। लेकिन भूमि राज्य का विषय है, भूमि पर राज्य भी कानून बना सकती है। इसलिए सरकार ने क्या किया कि मोदी सरकार ने जो अध्यादेश कानून लाई थी, वो सेम कानून जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां लागू कर दिया गया। यानी 2013 के कानून में राज्य विधानसभा में अमेंडमेंट कर दिया गया, और अमेंडमेंट करके इस कानून को इस तरीके से बना दिया गया कि कहीं कोई ग्राम सभा, कहीं कोई नौटंकी नहीं, जब चाहे तब सरकार जमीन एक्वायर करेगी और इंडस्ट्रीज को दे देगी, ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके, विकास को गति प्रदान किया जा सके, ग्रोथ रेट बढ़ाया जा सके। सरकार का भी अपना एक तर्क है, बट कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान जनजातियों का हुआ, नुकसान उनका हुआ जिनकी जमीनें सरकार ले रही है। और गौर करोगे तो जिनकी जमीनें ले रही है उनको नुकसान आजकल नहीं हो रहा, आजकल तो जिनकी जमीनें ले रही है खुश हो जा रहे हैं, हे सरकार मेरा भी जमीन एक्वायर करो ना, मुआवजा इतना ज्यादा है, मुआवजा ज्यादा है। बट इससे नुकसान सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी को हुआ, क्योंकि चूंकि उनकी जमीन वन क्षेत्र की जमीन थी, उस पर उनका स्वामित्व का अधिकार नहीं होता था, इसलिए उनको कुछ मुआवजा मिलता ही नहीं था। थोड़ा बहुत देता भी था तो सीधे साधे बेवकूफ लोग थे, कमीशन खा करके उसी में थोड़ा बहुत पकड़ा दिया जाता था, थोड़ा बहुत मिला भी तो महुआ पी के खत्म कर दिए। तो सबसे ज्यादा सफर अगर किसी ने किया लैंड एक्विजिशन एक्ट का, वो जनजातियां। इसलिए वन अधिकार अधिनियम में उनको अधिकार दिया गया, 13 के कानून में उनको एकोमोडेट किया गया वन अधिकार अधिनियम को। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही थी, इसलिए सरकार आज भी उनकी जमीनें एक्वायर कर रही है, उनको विस्थापित कर रही है, इंडस्ट्री लगा रही है, माइनिंग कर रही है। ये तो क्योंकि मंगल ग्रह के निवासी को भूमि अधिग्रहण या वन अधिनियम का प्रावधान बताओगे तो खुश हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। अगला पॉइंट, जनजातीय क्षेत्रों में उत्खनन कार्य भी प्रकृति का शोषण है, उत्खनन कार्य भी प्रकृति का शोषण है, जिनका नुकसान वन एवं जनजातियों को उठाना पड़ रहा है, जिनका नुकसान वन एवं जनजातियों को उठाना पड़ रहा है। और लास्ट पॉइंट, आदिवासियों एवं वनों में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को, निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को वन संरक्षण संबंधित निर्णयों में स्थान नहीं दिया जा रहा है। मतलब उनसे पूछा भी नहीं जाता है कि भाई आप अपना अनुभव बताइए, ताकि वन को संरक्षित करने में आपके इस ज्ञान को यूज किया जा सके। पहला चेंज, इसलिए इस अधिनियम की सफलता तभी संभव है जब दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति के साथ इस कानून को लागू किया जाए, कौमा कौमा उपरोक्त विसंगतियों को दूर किया जाए, उपरोक्त विसंगतियों को दूर किया जाए, और जनजातियों को जागरूक करके इस अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का लाभ लेने हेतु, इस अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का लाभ लेने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाए।
उन्हें प्रेरित किया जाए। हम लोगों का दुगना समय लग गया, लेकिन मैं आपको दुखी आप लोगों को नहीं करना चाहता था, तो थोड़ा दुख थोड़ा सुख, थोड़ा सुख मिल गया, अब थोड़ा दुख के लिए तैयार रहो। ये अधिनियम 23 का है जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन ये हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। वन की कटाई, वन का अधिनियम, इन्वायरमेंट आदि आदि, ये कहीं ना कहीं आपको टकराएगा। हमारे लिए जनजातियों से जुड़ा अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा अगला हेडिंग डालो, टॉपिक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 एवं भारतीय जनजातियां ओके, ये डायग्राम खींचो। जो आपने हेडिंग डाला है, डबल हेडिंग नहीं डालनी है, उसी हेडिंग में नीचे खींच दो 1894 के अधिनियम का प्रावधान। चाहो तो यहां लिख सकते हो LA अधिनियम, लैंड एक्विजिशन अधिनियम का प्रावधान। ओके, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, यही है ना, 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रावधान। 2013 के LARR, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट अधिनियम का प्रावधान। ओके, और तीसरा है 2014 के 2015 लिखो, 15 में इन्होंने लागू किया था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का प्रावधान। मई 14 में मोदी जी सत्ता में आए थे, 14 में इसका बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इसको अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। 2015 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 2015 में ही इस कानून को वापस फाइनली लास्ट में कर दिया गया था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया है, जिनको मैंने इंडियन सोसाइटी पढ़ाया है, आया ना, तो जिनको नहीं पढ़ाया है ये वहां पर लिखवाऊंगा, याद रहेगा। यहां केवल लिखिए PDF नोट्स। अगर आप लोग 5-7 मिनट में मैं ये भी कहानी बता देता, दोबारा रिवीजन होगा, जिनको पढ़ाया जा चुका है और जिनको नहीं पढ़ाया गया है उनके भी दिमाग में रहेगा, जो बाद में पढ़ेंगे तो दोबारा उनका रिवीजन हो जाएगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, वन अधिनियम या ये सारा का सारा 1894 के 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था। पर्पस था एक्सप्लॉइटेशन, लोगों की जमीन को जब चाहे तब अपने जरूरत के हिसाब से एक्वायर किया जाए, कोई उनको दिक्कत नहीं हो। इसलिए इस कानून में यह भी प्रावधान था कि सरकार अगर किसी की जमीन को एक्वायर करती है तो अपील में नहीं जा सकता, और इसी कानून के तहत अंग्रेजी सरकार जमीन एक्वायर करती रही। आजादी के बाद भी यह कानून कंटिन्यू रहा, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव लाया गया, बट अपील नहीं कर सकती है, यह प्रावधान भी ज्यों का त्यों बना रहा। और सरकार इस कानून के तहत जब चाहे तब किसी की जमीन को एक्वायर कर लेती थी। सरकार अपने यूज में करती थी, चलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी देती थी और अच्छा खासा कमीशन खाती थी। टाटा ने कहा कि हमें नैनो कार का कारखाना खोलना है। सिंगूर परियोजना, पढ़े हो ना ये सब चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन को एक्वायर किया और एक्वायर करके टाटा को दे दिया। वहां के लोकल लोगों ने जम के विरोध आंदोलन किया। यह आंदोलन इतना घमासान रहा कि टाटा को वहां से अपना प्रोजेक्ट छोड़कर भागना पड़ा, और फाइनली गुजरात सरकार ने उनको जमीन दी और उन्होंने नैनो कार परियोजना को गुजरात में एस्टैब्लिश किया।
बट राज्य को यह अधिकार था कि कहीं भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती थी। शुरू शुरू में राज्य करती रही, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था, क्योंकि बहुत मॉल नहीं बनना था। जनरली नदी घाटी परियोजनाएं ही बनाई जा रही थी। बड़े बड़े जंगल में या तो फिर सड़क बनाया जा रहा है, रेलवे लाइन बनाया जा रहा है, यही सरकारी परियोजना थी थोड़ा बहुत। और नहीं तो बड़े लेवल पर जो जमीन एक्वायर की जाती थी वो बांध बनाने के लिए की जाती थी। हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जाता था। कोई नदी अगर पहाड़ों के बीच से गुजरती थी और एक जगह ऐसा आता था जहां चारों तरफ से पहाड़ हो और लास्ट में पहाड़ ऐसे गोला बना करके घुस गया हो, बंद हो गया हो, और वहीं बीच से नदी निकल रही हो, ये उपयुक्त जगह था। सर्वे करके रिपोर्ट दिया जाता था और जहां से नदी निकल रही होती थी वहां पर एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया जाता था। दीवार खड़ा करने पर क्या होगा कि नदी का पानी स्टोर होता चला जाएगा और चारों तरफ से पहाड़ दीवार का काम करेगा। जल स्तर बहुत ऊपर उठ जाएगा, पानी एक अच्छा खासा पानी वहां स्टोर हो जाएगा। नदी से जो बाढ़ आएगा उस बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। खोलने वाला बंद करने वाला रहेगा। नदी का पानी जा रहा है, लेकिन अगर ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ की संभावना है, तो रोक दिया गया। वहां अच्छा खासा बरसात में पानी स्टोर हो गया। पानी का जल स्तर बढ़ा, वहां से लंबा पाइप नीचे गिराया गया, उस पाइप से पानी को गिराया गया और उस फोर्स से बिजली बनाया गया और बिजली से चारों तरफ प्रकाश किया गया। उसी डैम से, उसी को डैम कहा गया, उसी डैम से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया। और गर्मी में जब अकाल पड़ने लगे तो उसी से पानी निकालकर जो जमा किया हुआ है सिंचाई की सुविधा, ये बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती थी। लेकिन जब पहाड़ के चारों तरफ की जो गांव थे, उस गांव के लोगों को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक वो तो जलथल हो जाएगा ना। यहीं पर इस कानून के तहत वहां की जमीनें सरकार एक्वायर करती थी। वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से हटने का निर्देश देती थी, वो बेचारे छोड़कर भाग जाते थे। यहां तक कि नदी का जो मुहाना जहां पर डैम बनाया जाता था, डैम के बाहर भी कुछ दूरी तक डेंजरस एरिया घोषित करके वहां के लोगों को भी विस्थापित कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर गलती से बांध टूट गया तो पूरा गांव बह जाएगा, उसमें बच्चे, बूढ़े, औरत सब बढ़ जाएंगे और लास्ट में एक मां बचेगी, दो बच्चे बचेंगे, दोनों बच्चे बड़े होंगे, एक होगा अमिताभ बच्चन, एक होगा शशि कपूर। कुछ याद आया? 60 और 70 के दशक की भारतीय सिनेमा का यह एक बहुत पॉपुलर स्टोरी हुआ करता था, जहां डैम टूटता है, गांव बहता है, उसमें से दो बच्चे बिछड़ जाते हैं, एक स्मगलर बन जाता है और एक पुलिस ऑफिसर बन जाता। लास्ट में माता जी से मिलन होता है, सब ठीक हो जाता है। तो डैम के बाहर की जमीनों को भी तुम लोग थोड़ा रेस्ट ले लो, इसके बाद हम क्लास करते हैं।